हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आर्मी एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो करें सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों, ऑप्शन में दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चों मंत्रिमंडल, और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपराष्ट्रपति। तो अब आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है हमारा, पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मंत्रिमंडल और बच्चों चौथा है उपराष्ट्रपति। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, भारत के सभी राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है बच्चों राष्ट्रपति। अब मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, पहला ऑप्शन था आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन है आपका मंत्रिमंडल, तो बच्चों मंत्रिमंडल में भी नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और तीसरा है उपराष्ट्रपति। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और बन जाते हैं बच्चों। यदि पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और यदि राष्ट्रपति की पूछी जाए तो उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों ये दोनों आपस में करते हैं, और राष्ट्रपति केवल राज्यों में राज्यपालों की ही नहीं, प्रधानमंत्री की नहीं, मंत्रिमंडल की ही नहीं, उपराष्ट्रपति की नहीं, इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्रों में नियुक्ति का जो अधिकार है वो किसके पास है बच्चों, राष्ट्रपति के पास। जैसे कि भारतीय राजदूत जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। न्यायालयों में यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आपके निर्वाचन में चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है बच्चों, ठीक है ना, ये सभी को याद होना चाहिए। भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, राज्यों की राजधानी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए ऑप्शन है लखनऊ, और बी दे रखा है बच्चों इलाहाबाद, सी ऑप्शन दे रखा है मसूरी, और बच्चों डी ऑप्शन दे रखा है देहरादून। तो आप बता सकते हो उत्तराखंड की राजधानी इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो लखनऊ, क्या लखनऊ उत्तराखंड की राजधानी है, नहीं। लखनऊ किसकी राजधानी है, लखनऊ किसकी राजधानी है बच्चों, यूपी की है, ठीक है, याद होना चाहिए। लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद है इलाहाबाद। तो बच्चों इलाहाबाद तो ना तो कोई राज्य है ना कोई राजधानी है, तो क्या है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मसूरी, तो मसूरी क्या है, ना कोई राज्य है ना कोई राजधानी है, ये एक ऐसा स्थान है कहाँ पर, उत्तराखंड में। और आपको पता भी होगा,
ठीक है ना। यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है और इसको क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी। ठीक है, यदि आपसे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहाड़ों की रानी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो बच्चों वो है मसूरी, और ये कहाँ पर है बच्चों, उत्तराखंड में है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देहरादून। ठीक है, तो याद होना चाहिए उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून है। लखनऊ कहाँ की राजधानी है बच्चों, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चलो ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बच्चों, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे। ये आपका है चौथा क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तो बच्चों ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन होते हैं, सभी को पता है। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है तुलसीदास। ठीक है, पहला ऑप्शन है तुलसीदास। आपका सेकंड ऑप्शन है कालिदास। सी ऑप्शन है वाल्मीकि। और आपका चौथा ऑप्शन है वात्स्यायन। कौन सा है बच्चों, वात्स्यायन, वात्स्यायन, शानन। ठीक है, तो ये है बच्चों 4 ऑप्शन। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास, क्या ये सही है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है कालिदास, क्या ये सही है। तीसरा है वाल्मीकि और चौथा है आपका वात्स्यायन। ठीक है, तो पहला दे रखा है तुलसीदास, तो बच्चों ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, और आपको मैं साथ के साथ बता देती हूँ ये कौन कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। ये है अवधी और ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, अवधी और ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। और बच्चों आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको लिखने में समय कितना लगा था। तो बच्चों रामचरितमानस को लिखने में समय कितना लगा था तुलसीदास जी को, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। उसके अलावा जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कालिदास है, वाल्मीकि है और वात्स्यायन है। अब देखिए कालिदास जी का जो क्या लिखा था, कालिदास जी ने शकुंतला। ठीक है ना, क्या लिखा था, शकुंतला को लिखा था। ठीक है, वाल्मीकि ने सभी को पता है रामायण को लिखा था। और वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कामसूत्र। तो ये है इनकी पुस्तकें। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसके जो सही आंसर है वो कौन से हैं, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, अब देखते हैं भारत का सबसे पुराना राजवंश। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको बताना है कि निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन है आपका नंबर 5। ठीक है, तो निम्न में से, निम्न में आपको दूंगी अभी, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा दे रखा है बच्चों गुप्त, तीसरा दे रखा है बच्चों वर्धन, और चौथा दे रखा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कौन सा है सबसे पुराना, मौर्य दे रखा है, गुप्त दे रखा है, वर्धन दे रखा है।
तो बच्चों सबसे पुराना जो राजवंश है इसमें से वो कौन सा है, वो है मौर्य राजवंश। ठीक है, और जिसके संस्थापक कौन थे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आप पढ़ सकते हो। मौर्य वंश आप कहीं से भी उठा के देख लेना, किसी भी बुक में। मौर्य वंश हुआ, वर्धन वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ। वैसे तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या है, सबसे पुराना राजवंश। तो आपको याद रखना है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है बच्चों, मौर्य वंश है, और जिसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब देखते हैं हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अब है प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के जो लेखक हैं वो कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, गीतांजलि। कौन सी है बच्चों, गीतांजलि है। गीतांजलि के लेखक तो कौन है बच्चों, पहला ऑप्शन दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और बच्चों जो लास्ट आपका ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देखिए बच्चों, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, गीतांजलि। उनके लेखक पूछे गए हैं, तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, शरत चंद्र जी हैं, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो बच्चों इनमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, कौन सा है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, 1913 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और ये जो गीतांजलि जो आपकी पुस्तक है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए गीतांजलि पुस्तक का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है गीतों का उपहार। क्या है बच्चों, गीतों का उपहार। तो पुस्तक को किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और इनको लिखने के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों, नोबेल पुरस्कार। हो सकता है एग्जाम में समय पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो वो मिला था 1913 ईस्वी में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन है भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है डूरंड रेखा, ऑप्शन 2 है बच्चों मैकमोहन रेखा, सी ऑप्शन है बच्चों 24वीं समांतर रेखा, और आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बच्चों, आपका जो सही आंसर है भारत और चीन की सीमा रेखा कौन सी है, भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा जोड़ती है, तो वो है बच्चों आपका सही ऑप्शन है मैकमोहन रेखा। कौन सी है, मैकमोहन रेखा।
ठीक है। आपकी जो डूरंड रेखा है ये कहाँ की रेखा है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। कहाँ की है बच्चों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके साथ ये जो आपकी दे रखी है तीसरी 24 डिग्री 24वीं जो समांतर रेखा है, ये कहाँ से कहाँ तक को जोड़ती है बच्चों? ये जोड़ती है भारत एवं पाकिस्तान को, ठीक है ना। लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? 8वां क्वेश्चन कह रहा है पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस, ठीक है ना। तो पेरिस शहर को पूछा गया है पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वोल्गा, दूसरा है डेन्यूब, तीसरा है नील नदी और चौथा है सीन नदी, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? ये है आपका 9वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? तो कौन सा स्थान है बच्चों? ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन है गया, ऑप्शन बी है बच्चों वैशाली, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें कुशीनारा और ऑप्शन डी है बच्चों नालंदा। कौन सा है बच्चों? नालंदा। तो देखिए निम्न में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? क्या ये है गया? नहीं है। क्या वैशाली है? नहीं है। नालंदा है? नहीं है। क्या है बच्चों? कुशीनारा। क्या है? कुशीनारा। क्यों है वो रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि 483 ईसा पूर्व, कब की बात है बच्चों? 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? कुशीनारा। तो यहाँ से आप इतना भी याद रख सकते हो कि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु का जो स्थान है वो कौन सा है? कुशीनारा है। या गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और वो कहाँ हुई थी बच्चों? कुशीनारा में। तो इससे संबंधित कौन सा स्थान है बच्चों इनमें से? कुशीनारा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस किताब से लिया गया है? अच्छा ये पूछा गया है किस किताब से लिया गया है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी। सेकंड ऑप्शन है बच्चों आनंद मठ, आनंद मठ। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों गीतांजलि। और आपका ऑप्शन डी है चंद्रकांता। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस किताब से लिया गया है। तो क्या दुर्गेश नंदिनी है? नहीं। गीतांजलि है? नहीं है। चंद्रकांता है? नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो क्या है? वो है आनंद मठ, ठीक है ना। कौन सा है बच्चों? आनंद मठ। क्या है ये? तो बच्चों ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है बच्चों? उपन्यास है जिसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कब लिखा था बच्चों? ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको लिखा गया था 1882 ईस्वी में, ठीक है ना।
तो आनंद मठ से लिया गया है कौन सा हमारा राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। ठीक है, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कब लिखा? 1882 ईस्वी में लिखा था। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इसकी जो रचना हुई थी, इसकी जो क्या हुई थी, रचना हुई थी, ये कब हुई थी बच्चों? 1874 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। लेकिन कौन सी बुक से लिया गया है ये, कौन से उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, जो कि किसका उपन्यास है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, और उसको कब लिखा गया था? 1882 ईस्वी में लिखा गया था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? रूस की संसद को क्या कहा जाता है या फिर किस नाम से जाना जाता है? रूस की संसद, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है युआन, दूसरा ऑप्शन है ड्यूमा, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस, और आपका लास्ट का जो ऑप्शन है वो है असेंबली। तो बताइए, रूस की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? उसे जाना जाता है ड्यूमा के नाम से। ठीक है, ना कि युआन, ना कांग्रेस, ना असेंबली। रूस की संसद ड्यूमा, रूस की संसद ड्यूमा। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्क। सार्क के बारे में कभी सुना है आपने? सार्क, SAARC, सार्क। 12वां क्वेश्चन है ये। तो SAARC, सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई? तो बच्चों देखिए, ऑप्शन देखते हैं हम इसके। पहला ऑप्शन है इसका 1975 ईस्वी में। सेकंड ऑप्शन है इसका 1985 ईस्वी में। और आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो है 1965 में। और एक ऑप्शन है आपका लास्ट का 1995 ईस्वी में। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ये सार्क क्या चीज है। ठीक है ना, ये कौन सी संस्था का नाम है? तो बच्चों ये है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये है बच्चों सार्क। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। और जो इसकी मंथली डेट है वो बच्चों वो क्या है? 8 दिसंबर। क्या है वो? 8 दिसंबर। और ये क्या है बच्चों? यह संगठन है 8 देशों से मिलकर बना हुआ आर्थिक और राजनीतिक संगठन। ठीक है, सार्क। तो याद रखनी है आपको, इसकी स्थापना 1985। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां जो क्वेश्चन है वो है गाइड किताब के लेखक। कौन है गाइड किताब के लेखक? तो बच्चों ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ऊपर उसमें दे रखा है ऑप्शन में VS नायपाल, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है बच्चों RK नारायण, और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस। तो आपको याद रखना है बच्चों, गाइड किताब के जो कौन थे लेखक थे वो कौन थे? RK नारायण। कौन थे बच्चों? RK नारायण। और जो एक गाइड किताब थी क्या था? एक उपन्यास था। क्या था बच्चों? उपन्यास का नाम है। और किसने लिखा इसको? RK नारायण ने लिखा। अब देखते हैं हम 14वां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज
किसने की? तो बच्चों पहला ऑप्शन है कोलंबस। पहला ऑप्शन है कोलंबस और दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तीसरा है बच्चों मार्को पोलो और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए बच्चों अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्को पोलो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों अमेरिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? कोलंबस ने की थी। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। मैं आपको बता देती हूँ ये कब की थी। ये की थी 1492 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से? यूरोप से। ठीक है, ये यूरोपीय कंपनियां थी जो ये कोलंबस था। ठीक है, अमेरिका की खोज की थी। ठीक है ना, और जैसे वास्को डी गामा है ये भी कहाँ से आया था? यूरोप से आया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने कहाँ की खोज की थी? भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में की थी। 1498 ईस्वी में की थी। तो जो वास्को डी गामा थे ये भारत में कहाँ आए थे? ये आए थे कालीकट बंदरगाह, केरल में है कालीकट बंदरगाह। और वहां पर जो इनका स्वागत किया था बच्चों वो किसने किया था? राजा जमोरिन ने किया था। ठीक है, मार्को पोलो ये कौन थे? ये इटली से आए थे। ठीक है ना, ये इटली से आए थे। ये किसके शासनकाल में बच्चों? कायाल के शासनकाल में आए थे। और ये कौन थे? ये थे विदेशी यात्री। ठीक है, तो याद रखना है कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। कब की? 1492 ईस्वी में। और अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ये है आपका भारत रत्न पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए में दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दे रखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी दे रखा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों कौन सा है? ये है महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है या जवाहरलाल नेहरू है। तो बच्चों इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये जो पुरस्कार इनको मिला था कब मिला था? 1954 ईस्वी में मिला। ठीक है, कौन थे बच्चों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? ये थे भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये थे बच्चों आर्मी में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा ध्यान देना है इन पे। धन्यवाद।